दोस्तों, एक चोर जो दुनिया के हर ताले को खोल सकता है, लेकिन एक दिन वो चोरी करने के लिए एक मिलियनर के घर में घुसता है और वहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आइए देखते हैं। मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम नेमो है। नेमो पेशे से एक चोर है जो अपने बॉस के लिए काम करता है। आज उसका काम है एक पेंट हाउस में चोरी करना, जहाँ पे कई सारी कीमती पेंटिंग्स रखी हुई हैं, जिसमें से सबसे कीमती पेंटिंग पूरे $3 मिलियन की है और वो इस पेंटिंग को चुराने वाला है। रात होने पर नेमो अपने प्लान के मुताबिक उस घर में घुसता है जो बहुत ही आलीशान था और चारों तरफ बहुत सी पेंटिंग लगी हुई थी जिनकी कीमत लाखों में थी। वो एक एक करके सारी पेंटिंग को रखना चालू करता है, लेकिन अभी तक उसे सबसे महंगी वाली पेंटिंग नहीं मिली है, जिसके बारे में वो अपने साथी को वॉकी टॉकी पर बताता है। उसका दोस्त कहता है कि दूसरे कमरे में चेक करो, क्या पता वो वहाँ हो, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता और मजबूरन उसे जो कुछ मिला था उसे लेकर वापस आना पड़ेगा। अब उसका साथी उसे गेट का कोड बताता है जिसे वो एंटर करता है, लेकिन आखिरी समय पर सिक्सटन मॉल फंक्शन हो जाता है। इसी वजह से पूरे घर का सिस्टम खराब हो गया था और बहुत तेज तेज सायरन बजना चालू हो जाते हैं। नेमो अपने साथी से बार बार पूछता है कि ये क्या हुआ, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था और आखिर में वो कह ही देता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो मैं खुद ही वहाँ से बाहर निकलना होगा। अब नेमो को जेल नहीं जाना है, उसका एक परिवार भी है, लेकिन ये उसे चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब यहाँ उसे वो सायरन की आवाजें बहुत तंग कर रही होती हैं, इसलिए वो पहले तो उसे तोड़ता है और वापस से गेट के पास जाकर उसे चाकू से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये गेट टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। और इसी चक्कर में साइड में लगे हाउस कंट्रोल डिवाइस में कुछ दिक्कत आ जाती है, जिस वजह से पूरे घर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और अब ठंडी हवा की जगह गर्म हवा आना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही थी। इन सबसे परेशान होकर नेमो चुपचाप एक जगह पर बैठ जाता है, क्योंकि अगर अब उसने कुछ और किया तो न जाने इस घर में क्या क्या होने लगेगा। थोड़ी देर बाद उसका गला सूखने लगता है, तो वो पानी की तलाश में किचन की टैप ओपन करता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं आ रहा था। फिर वो फ्रिज ओपन करता है जहाँ पर खाने पीने का सामान था, लेकिन पानी की बोतल सिर्फ एक ही थी, जिसे वो पूरा पी जाता है और फिर दोबारा से आकर मेन गेट को खोदने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि गेट असल में लकड़ी का नहीं बल्कि स्टील का है। अब ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, इसलिए वो उसे खोदना भी छोड़ देता है और आकर एक बेड पर सो जाता है जो कि घर के मालिक का था। वो सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही थी। अब बीच बीच में वो अपने साथी को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, क्योंकि सभी उसे छोड़कर चले गए थे। अब वो अकेला ही यहाँ पर बचा हुआ था। अब अगली सुबह वो सबसे पहले घर पे रखे हुए लैंडलाइन फोन को चेक करता है, लेकिन वो भी बंद था। इसके बाद वो वहाँ पर जितने भी ड्रॉ थे उन्हें चेक करता है कि शायद उसे काम का कुछ सामान मिल जाए, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। अब इतनी देर में उसे टॉयलेट भी लगी थी, तो वो करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसे कुछ फेक फ्रूट रखे हुए मिलते हैं, जिन्हें वो विंडो पर खींच कर मारता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि पूरा घर साउंड प्रूफ और बुलेट प्रूफ था, जिसमें अब नेमो फंस चुका है। और इसी दौरान उसे जोर से प्यास भी लगती है, लेकिन जो पानी उसे कल मिला था वो तो पूरा पी गया था, यानी कि अब उसके पास पीने के लिए कुछ भी नहीं है। वो स्विमिंग पूल के पास जाता है और उसके पानी को पीने का ट्राई करता है, लेकिन अगर पानी पीने लायक होगा तो स्विमिंग पूल में क्यों होगा। नेमो फौरन से उसे मुंह से निकाल देता है, क्योंकि वो बहुत ही कड़वा था और अब यहाँ उसे पता चलता है कि उसके शरीर से बड़ी गंदी बदबू आ रही है। तो वो उस पानी से खुद को साफ करता है और इसके बाद वो एक्वेरियम के पानी को पीने का ट्राई करता है, लेकिन वो भी बेकार था। फिर वो टैप को ऑन करता है, पर वहाँ भी कुछ नहीं था और उसे अब गुस्सा आने लगा था और वो इरिटेट होने लगता है। लेकिन आखिर में उसके दिमाग में फ्रिज आती है, जिसमें से वो जमे हुए बर्फ को बाहर निकालता है और उसे चूसने लगता है, जिससे उसे थोड़ी तो राहत मिलती है, लेकिन पूरी प्यास नहीं बुझती। कुछ देर बाद सारी बर्फ पिघल जाती है। अब नेमो क्या करेगा। अब वो घर के सारे फर्नीचर टेबल को लाकर एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आया था कि क्यों ना वो घर की छत पर जाए और वहाँ से किसी को मदद के लिए पुकारे। लेकिन वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि छत बहुत ऊपर थी। और इतना सब कुछ ट्राई करने के बाद फिर से जाकर उस हाउस कंट्रोल सिस्टम को चेक करता है कि क्या पता शायद इस घर का टेम्परेचर चेंज हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं था। अब उसे प्यास के साथ साथ भूख भी लगी थी, तो वो एक फूड कैन को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे खोलने के चक्कर में उसका हाथ ही कट जाता है, जिससे उसे काफी दर्द होता है। यहाँ उसके दिमाग में फिर से फ्रिज आती है, तो वो जाकर इसमें बर्फ ढूंढने लगता है, लेकिन अब बर्फ पिघल चुकी थी, इसलिए वो फ्रिज को ही चाटने लगता है ताकि जो बचा कुचा बर्फ था वो उसे खा सके। उसका बस चलता तो वो फ्रिज में ही बैठ जाता, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो इसमें फिट नहीं आएगा। इसी दौरान हम बाहर देखते हैं कि तेज बारिश हो रही है, लेकिन अफसोस नेमो ना तो बाहर जा सकता है और ना ही पानी पी सकता है।
वो बस वहीं बैठा रहता है। अब उसके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो घर को एक्सप्लोर करने लगता है कि शायद उसे कोई सीक्रेट दरवाजा मिल जाए। और इसी दौरान उसे पानी की आवाज आती है। वो फौरन बाहर आता है और देखता है कि यहाँ तो पानी असल में प्लांट शावर से आ रहा है। वो फौरन उसके पास जाकर बैठ जाता है और जी भरकर उसे पीता है। लेकिन एक समय के बाद वो पानी गंदा हो जाता है और उसे मजबूरन वहाँ से उठना पड़ता है। लेकिन वो कल फिर से इस पानी का वेट करेगा और इस बार वो उसे स्टोर भी कर लेगा ताकि वो पीने के काम आ सके। अब धीरे धीरे उसके घर का टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ने लगता है, इसलिए वो अपने सारे कपड़े उतार देता है क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई थी। इसके बाद फिर से वहाँ पर जितने भी फर्नीचर थे वो उन सबको इकट्ठे करने लगता है ताकि वो उस पर चढ़कर छत तक पहुँच सके। और इस बार वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। वो छत को देखकर सोचता है कि आखिर यहाँ से कैसे बाहर निकला जा सकता है, पर इसके लिए उसे कुछ स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। और इसी दौरान उसकी नजर घर में लगी टीवी पर पड़ती है, जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज चल रही थी जिसमें एक मेड बाहर झाड़ू लगा रही थी। तो नेमो फौरन कपड़े पहनकर गेट के पास पहुंच जाता है और उसे आवाज लगाने लगता है, पर अफसोस उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता क्योंकि उसने हेडफोन लगा रखी थी। वैसे भी वो घर पूरा साउंड प्रूफ था। नेमो जितना भी चिल्ला ले उसकी आवाज बाहर नहीं जाने वाली, इसलिए वो वापस आकर उदास होकर बैठ जाता है। लेकिन तभी वो कुछ ठंडी हवाएं महसूस करता है जो कि एयर वेंटिलेशन से आ रही थी। दरअसल यहाँ वो देखता है कि हाउस कंट्रोल डिवाइस में अपने आप ही टेम्परेचर चेंज हो गया है, इसलिए अब वो पूरा घर धीरे धीरे ठंडा होना चालू हो गया था। वो जी भर के सबसे पहले तो ठंडी हवाओं को महसूस करता है और फिर आराम से उस पूल में जाकर नहाता है। इतना टाइम बिताने के बाद उसे अब धीरे धीरे यहाँ पर अच्छा लगने लगा था। अब शायद उसे पता चल गया था कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, पर फिर भी वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। फिर अगले दिन वो उन प्लांट शावर से इकट्ठे किए हुए पानी को पीता है और ब्रेकफास्ट करता है और थोड़ा सा डांस भी करता है। इसके बाद वो मिलियनर की अलमारी से उसके कपड़े निकाल कर पहन लेता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो ग्लास के जार को तोड़ देता है और उसके दो बड़े बड़े टुकड़ों को एक कपड़े से बांधकर खुद के लिए एक चश्मा बनाता है, जिसे पहनकर वो एक बार फिर से छत के करीब जाता है और उसे तोड़ने लगता है ताकि उसकी आंखों में कुछ चला न जाए। वो बड़ी ही देर तक छत पे लगे उस गिलास को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो उसके पास की सीमेंट हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा मजबूत थी, इसलिए वो थक कर फिर से नीचे आ जाता है। वो एक मिलियनर का घर था तो सिक्योरिटी तो जबरदस्त होने ही वाली थी। अब इन सब से थक कर वो अपने लिए कॉफी और कुछ खाने के लिए बनाने जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये खाने में सब कुछ बना सकता है तो दिक्कत क्या है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। नेमो सिर्फ पानी में पास्ता और ठंडे पानी में कॉफी बना रहा था। जिसके बाद वो टीवी के सामने बैठ जाता है और सीसीटीवी में लोगों को आते जाते देखता रहता है। अब उसे यह सब अच्छा लग रहा था क्योंकि यहाँ पर तो उसके अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए उसका जो मन कर रहा था वो वही करता जा रहा था। और आपने गौर किया होगा कि वो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी दिमागी हालत अब बिगड़ने लगी थी। ऐसा तभी होता है जब आपने काफी दिनों तक किसी से बात न की हो और ना ही किसी को देखा हो। और यहाँ नेमो भी कुछ ऐसा ही हो चुका था। अब धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगता है और कुछ देर पहले जहाँ वो 10 पर था तो अब 8 पर पहुँच चुका है। यानी कि कुछ देर बाद यहाँ पर बर्फ गिरने जैसा माहौल होने वाला है, जो नेमो के लिए मुसीबत बनने वाली है। वो एक बार फिर से ऊपर चढ़ता है और छत को तोड़ने लग जाता है। इस बार वो गिलास को नहीं बल्कि उसके आसपास की सीमेंट को तोड़ता है, जो कुछ ही देर में काफी टूट भी जाती है। लेकिन अब ठंड बढ़ने की वजह से वो उस डिवाइस के पास जाता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि असल में वो डिवाइस काम कैसे करती है। और इस बार उसने उस विंडो के आसपास की सीमेंट को तोड़ दिया था। लेकिन नेमो देखता है कि उसके नीचे एक लोहे की परत लगी हुई थी, जो कि स्क्रू से टाइट की गई है, जिसे तोड़ पाना नामुमकिन है। इसलिए वो उदास होकर फिर से नीचे आ जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। फिर नेमो की नजर बाहर बैठे कबूतर पर पड़ती है, जो कि उसकी तरह ही मजबूर था क्योंकि उसके पंखों पर चोट लगी थी और वो उड़ नहीं पा रहा था। लेकिन नेमो को ये पता नहीं होता। वो कबूतर से बात करता है और कहता है कि तुम जाकर मेरे भाई को कहो कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं अभी तक यहीं पर फंसा हुआ हूँ। मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं है। नेमो के पास अब करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने सारी चीजें कर ली थी। उसकी बॉडी के साथ साथ उसका दिमाग भी अब थक चुका था। वो हार मानने लगा था। इसलिए अब उस घर में जितनी भी महंगी महंगी पेंटिंग थी, जिन्हें चुराने के लिए वो यहाँ पर आया था, वो उन्हें तोड़ने लगता है और कई घंटों तक वो ऐसा ही करता है। इसके बाद वो उस मिलियनर के बेडरूम में जाता है, जहाँ पर उसे सूट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन तभी उसे अलमारी के पीछे एक सीक्रेट डोर दिखता है। वो सारे कपड़े हटाकर देखता है तो वहाँ पर एक रास्ता था, जो कि शायद किसी सीक्रेट रूम का था। अब वो धीरे धीरे अंदर जाना शुरू करता है और फिर उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे कि उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वहाँ एक बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई थी। लेकिन जब वो उसके करीब जाता है तो देखता है कि वो असल में एक डमी थी, जिसके हटाने पर उसे नीचे कुछ पेपर्स मिलते हैं,
जो कि अनसीन हिस्ट्री से रिलेटिव थे। इसमें लिखा था कि मैरिज, हेल एंड हेवन। नेमो उसे पढ़ता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद वहाँ उसे लगी एक पेंटिंग भी दिखाई देती है। ये वही पेंटिंग थी जिसे चुराने के लिए वो यहाँ पर आया था, यानी कि वो $3 मिलियन वाली पेंटिंग। और यहाँ उसे ऑनर की पेंटिंग भी मिलती है और वो डमी भी उसी ऑनर की थी जिसका ये घर था। अब नेमो को भी यही लगता है कि शायद वो यहाँ पर मारा जाएगा। दूसरी तरफ हम इस कबूतर को देखते हैं जो कि अब मर चुका है। यहाँ नेमो का भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला था क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर चुका था। तभी उसे सीसीटीवी में दिखता है कि वो मेड उसके गेट के बाहर ही बैठी हुई है। तो वो फौरन भागते हुए गेट के पास जाता है और जोर जोर से उसे पीटने लगता है, लेकिन हल्की सी भी आवाज बाहर नहीं जाती और वो बहुत इरिटेट हो जाता है और चिल्लाने लगता है और वहीं सो जाता है। अब अगले दिन वो फिर से उस विंडो के पास जाता है और अब उसे आइडिया आता है कि स्क्रू ड्राइवर कैसे बनाया जाए जिससे वो स्क्रू को खोल सके। वो एक लकड़ी से स्क्रू को खोलने का टूल बनाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। पर उसके अंदर अभी भी हिम्मत और उम्मीद बाकी थी। वो दोबारा से कोशिश करता है और इस बार वो स्क्रू को खोल लेता है, लेकिन अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो बाकी स्क्रू को खोल सके और वो नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर हम एक और चीज नोटिस करते हैं कि नेमो अब पहले जैसे नहीं रहा। वो अब खुद से ही बात करता है क्योंकि उसके पास अब ना तो खाने को कुछ है और ना पीने को। वो लगे हुए पेड़ों को भी हिलाता है ताकि उसमें से कुछ निकल आए, लेकिन कुछ भी नहीं आता और आखिर में उसे कुत्ते का खाना ही खाना पड़ता है जो उसके लिए बहुत ही बुरा था। लेकिन भूख कुछ भी करा सकती है इंसान से। एक तो इतनी ठंड और ऊपर से भूख और प्यास। वो पूरी तरह से इरिटेट हो चुका था, लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उसे बस एक ही ख्याल आ रहा था कि कैसे वो बाहर निकले, इसलिए वो बाकी स्क्रू को खोलने लगता है। लेकिन इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिरता है। यहाँ उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी जो कि उसके लिए एक और मुसीबत बन गई थी। लेकिन तभी उसे वहाँ एक और पेंटिंग दिखाई देती है जिसमें एक आदमी टेप से बंधा हुआ था। वो उस पेंटिंग को गिरा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी दिक्कत समझ सकता हूँ, जाओ मैंने तुम्हें आजाद कर दिया। अब इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं। अब न्यू ईयर भी आ जाता है। बाहर धूमधाम से पार्टी चल रही थी, सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। ये सब नेमो ऊपर से देख रहा था, लेकिन वो यहाँ पर कैद है। तभी उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं, जैसे कि वो मेड उसके पास आ गई है और उसने नेमो को आजाद भी कर दिया है। तभी उसकी नजर ऊपर लगे फायर अलार्म पर पड़ती है, जिससे उसे एक और आइडिया आता है कि अगर वो फायर अलार्म को ऑन कर दे तो वो पानी पी सकता है। वो कुछ पेपर्स को इकट्ठा करता है और अगले दिन जब विंडो से सनलाइट अंदर आती है तो उसकी मदद से वो आग जला देता है और फिर उस पेपर को लेकर जाकर उस फायर अलार्म के पास रख देता है, जिससे अलार्म बजने लगता है और पूरे घर का शावर सिस्टम ऑन हो जाता है। अब चारों तरफ सायरन बजने लगा था और पानी भी गिर रहा था, लेकिन यहाँ भी वही होता है जो हर बार होता है। पूरे घर में पानी भर गया था, लेकिन अभी भी बाहर किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी कि अंदर क्या हो रहा है। और अब नेमो को समझ आ गया था कि वो गरीब ही ठीक था। कम से कम उसके आसपास वाले लोग उसकी फिक्र तो करते थे। ये अमीर लोग जो होते हैं वो अपने में ही मस्त रहते हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनके साइड वाला पड़ोसी कैसी हालत में है। अगर ऐसा होता तो आज वो बच जाता। सीन चेंज होता है और हम 1.5 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर नेमो अब बहुत ही कमजोर हो चुका है। बाहर बर्फ गिर रही है, मतलब ठंड का मौसम आ चुका है। लेकिन अब नेमो ने सारे स्क्रू खोल लिए। अब वो बाहर जाने वाला है, लेकिन इससे पहले वो घर की दीवारों पर कुछ बातें लिखता है, जिसमें इस घर के मालिक से कहता है कि मैंने आपके पूरे घर को बर्बाद कर दिया, जिसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ये घर नहीं असल में एक जेल है। थैंक यू सो मच। इसके बाद हमें पता चलता है कि नेमो ने उस घर के विंडो को पूरा खोल लिया था, जिसके कुछ देर बाद ही वो वहाँ से बाहर चला जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि विंडो के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से वो बाहर जा सके। या तो नेमो ने वहाँ से कूदने की कोशिश की होगी, अगर उसने ऐसा किया होगा तो वो मारा गया होगा, या फिर उसने वहाँ से किसी को बुलाने की कोशिश की होगी और उसकी जान बच गई होगी। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बी पेशेंस।